हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट है 18 फरवरी एमपी बोर्ड और आप लोगों के लिए लगातार तैयारी हम करा रहे हैं। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड किए हैं और आखिरी दम तक हम करते रहेंगे। जो बच्चे अभी शुरू में जुड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, और बच्चों जो पहले से जुड़े हैं तो नोट्स ले ही चुके हैं, और जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है और नोट्स लेना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर निकाला है। मात्र बच्चों 100 रुपये में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो बच्चे यदि चाहते हैं कि हम भी शिव सर का नोट्स लें तो नोट्स ले सकते हैं। जैसे हम लोग जब प्रैक्टिस सेट देते हैं बच्चों, अभी आप जाकर के फिजिक्स में प्रैक्टिस सेट जिन बच्चों ने लिया था उनका लगभग 1-2 क्वेश्चन छोड़कर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आ गए। यहां तक कि हम लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन देते हैं वहां से डायरेक्ट पूरा हूबहू क्वेश्चन आ गया था। तो चैनल पे जरूर आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग लगा करके जाना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा। समान प्रसरण दाब वाले विलयन को हम समपराशरी विलयन कहते हैं। ऐसे दो विलयन जिनके प्रसरण दाब समान होते हैं। साधारण नमक को जल में मिलाने पर जल के क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। क्वथनांक वृद्धि हो जाता बच्चों। रक्त कोशिका एक से अधिक प्रसरण दाब वाले विलयन में रखी जाती है तो उस कोशिका क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है। राउल्ट के नियमानुसार एक अवाष्पशील विलय के विलयन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब किसके बराबर होता है? मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। मोलल विलयन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला रहता है। बच्चों मोललता निकालते हैं तो 1000 ग्राम विलायक होता है। ठीक है। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 बिलियन ग्राम मोललता क्या है? 1000 ग्राम विलेय में अणुओं की संख्या 1 ग्राम मोललता कहलाती है। अगला प्रश्न पर बच्चों, एक आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। याद रखिएगा। शुद्ध जल की मोललता क्या है? 55.55। 55.55। प्रसरण दाब का सूत्र बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आता है। पाई बराबर CRT यदि आ जाए, या बच्चों पाई बराबर C बराबर 1/V मतलब RT/V आ जाए, है ना, या मोलों की संख्या n हो बच्चों तो पाई बराबर NRT/C। ठीक है। ये लो भैया, ये लो। ठीक है। ये आप लोगों का एक फार्मूला आएगा, यहां से अंकित क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अणुसंख्यक के गुण प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक के गुण सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या होता है? वांटा गुणांक। ये 2 नंबर में परिभाषा भी आ जाता है। अगला प्रश्न है, विलयन में विलेय के समान स्थिति दर्शाने वाले वांटा गुणांक मान 1 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। आपेक्षिक अवनमन होता है P0A माइनस P/P0A। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है बच्चों? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर जाते बच्चों तो दाब कम होता है। द्रव मिश्रण में बिना संगठन परिवर्तन के एजियोट्रॉप मिश्रण कहते हैं, जिसे स्थिर क्वथी मिश्रण कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्थिर क्वथी मिश्रण। अर्धपारगम झिल्ली किसके अणुओं को पार कर जाता है? विलायक के अणु को, मतलब अर्धपारगम झिल्ली को कौन सा अणु पार करता है? विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली को पार कर जाते हैं। मोललता का मात्रा क्या बच्चों? मोल प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई ppm, पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी तनु विलयन के वही गुण सूत्र जो विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। देखो क्वेश्चन आते हैं, घुमा दिया जाता है, बाद में कहते हैं सर क्वेश्चन आया नहीं, समझ में नहीं आया। थोड़ा सा याद करने का तरीका समझो। मोलरता क्या है बच्चों? 1 लीटर में उपस्थित मोल की संख्या तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ppm का सूत्र आपको पता ही होगा, घटाके का द्रव्यमान विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 10⁶। इसके बाद अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। यहां से सूत्र से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, है ना। विशिष्ट चालकता किसके बराबर होता है बच्चों? 1/, कप्पा बराबर 1/r इंटू L/A। ठीक है। सेल स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक। चलिए आगे देखिए बच्चों, मोलर चालकता λm बराबर क्या होता है? ये देख लो आप लोग, λm मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। कप्पा इंटू 100/1000 मोलर लिख सकते हो बच्चों आप। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता है एक प्रकार से। λm या बच्चों ये आप मोलर कंडक्टिविटी, या जैसे आप लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो दोनों सिमिलर होते हैं। जैसे इक्विवेलेंट बच्चों यहाँ पर CEQ लिख दो और मोलर के लिए CM लिख दो, बस दोनों में उतना ही है। ठीक है। देख लो आप लोग, दोनों का वही चीज़ आप लोग याद रखिएगा आप लोग। यदि किसी विलयन के विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता समान हो तो सेल स्थिरांक का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है। ठीक है बाबू, चलो कितना? 1 होता है। सेल स्थिरांक का इकाई कितना है? सेंटीमीटर इनवर्स। इसको निकालना अब हम नहीं सिखाएंगे क्योंकि समय नहीं है। विशिष्ट चालकता की इकाई जिसे हम चालकत्व बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है ना। चलो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है बच्चों? गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे पे जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया कहलाती है संक्षारण कहलाती है। अपचयन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिकीकरण। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए ऐड किया गया है। अगला प्रश्न बच्चों, यदि अर्धसेलों के बीच की लवण सेतु हटा लिया जाए तो क्या होगा बच्चों? है ना, वोल्टेज शून्य हो जाता है। यदि लवण सेतु हटा ले तो वोल्टता शून्य हो जाती है। जब डेनियल सेल में जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मार्ग कहां से होता है बच्चों? सेल के बाहर कॉपर से जिंक की ओर। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर चलता है, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर चलता है तो धारा कॉपर से जिंक की ओर होता है। शुष्क सेलों में द्विध्रुवक का कार्य करता है MnO2 MnO2 MnO2। एसिटिक अम्ल किस प्रकार का विद्युत अपघट्ट है बच्चों? दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्ट की चालकता सीधा सीधा बढ़ जाती है। तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है बच्चों? यदि तनुता बढ़ा दें तो विशिष्ट चालकता कम हो जाता है। आयन का आकार बढ़ा देने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो चालकता घट जाती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल है, पता ही आपको। विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक से उत्पन्न होती है उसे कहते हैं बच्चों 1 फैराड। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 फैराड। क्या बोलते हैं? 1 फैराड। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है चालकता। किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? विशिष्ट चालकता कहलाती है। समझ रहे हो ना? 1 फैराडे का विद्युत मान कितना है? 96,500 कूलम। ठीक। 2 अर्धसेलों की विद्युत उदासीनता किसके द्वारा बनी होती है? लवण सेतु से। तुल्यांकी चालकता का इकाई बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -1 और ग्राम मतलब इक्विवेलेंट पावर -1। इक्विवेलेंट लिख देना। तुल्यांकी चालकता है ना, इक्विवेलेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इससे अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर पावर -2 और ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, या इक्विवेलेंट लिख सकते हो बच्चों, या ग्राम इक्विवेलेंट, जो भी आपको लिखना है, पावर -1 हो जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ मुझे कुछ लग रहा है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये प्लस में होता है ना। ओम इनवर्स है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। चलो, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई ओम सेंटीमीटर होता है। कोलरास का सूत्र बच्चों आप लोग याद रखना, जंग का सूत्र याद कर लो अभी के अभी। विभवांतर का इकाई वोल्ट होता है। पुनः आवेशित करने योग्य जो सेल होता है वो द्वितीयक सेल कहलाता है बच्चों। प्रबल विद्युत अपघट्ट NaCl NaOH और HCl है। आप लोगों इसको याद करना, H2SO4 प्रबल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट का कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? 0.693/K होता है। आर्हेनियस समीकरण के इक्वल कितना होता है? a की पावर -EA/RT। क्वेश्चन ये कई बार, आर्हेनियस समीकरण तो हजारों बार पूछा गया भाई। प्रथम कोटि अपघट्ट के लिए वेग स्थिरांक इकाई सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में इकाई से क्वेश्चन आना ही आना है 101%। जो बच्चे एमपी बोर्ड से हैं और ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इकाई से क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई कितनी है? सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या हेतु न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नाम किसने दिया बच्चों? गोल्डबर्ग बागे ने दिया। अब क्रिया दर का मात्रा क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। किसी अभिक्रिया की क्रिया विधि जो मंद गति से चलने वाली होती है बच्चों वो दर निर्धारक पद कहलाता है। वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश के उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्थान्तर क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए है ना, मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2 और सेकेंड की पावर -1। ठीक, ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्टेड है। यदि कोई बच्चा सोचेगा कि भाई ये प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो ये फिर गड़बड़ है, समझ रहे हो ना। चलिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र आप लोगों को याद रखना है। क्वांटम दक्षता क्या होता है? विघटित अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटॉन की संख्या। तीव्र अभिक्रिया संपन्न होने में समय लगता है 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है बच्चों। क्या होता है? समानुपाती होता है। दर समीकरण में उपस्थित पद क्या होता है? -dx/dt। ठीक है, क्या होता है? अभिकारक के साथ अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि या उत्पाद अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो यहाँ माइनस बताता बच्चों अभिकारक की सांद्रता में कमी, यदि प्लस होता तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बताता। कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता वो बच्चों आपके क्या है?
कारक जिस पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर, देखो ताप, सक्रण ऊर्जा, उत्प्रेरक। तो शुरुआत में बच्चों सांद्रता, तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार पूछा गया है। n-1 d⁻1 to 10 और ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। लेंथेनेट संकुचन का कारण क्या है बच्चों? क्या कारण है? एफ कक्षकों का नगण्य परिरक्षण प्रभाव। ठीक है। मोहर लबड़ का सूत्र पूछा जाता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 का इंटू 6H2O। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ठीक है। क्रोमियम का, भाई क्रोमियम क्या होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम मैग्नीशियम स्कैंडियम टाइटेनियम मैग्नीज आयरन को उल्टा बोल दिया मैंने, स्कैंडियम टाइटेनियम है ना, फिर बच्चों आपका बेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम, फिर क्रोमियम, यानी 24 होता है। 24 का होता है बच्चों, तो अपना 4s1 3d5। हालांकि यहाँ पे 4s2 होना चाहिए, लेकिन आपको पता होगा कि अपवाद होता है बच्चों, अपवाह के सिद्धांत का अपवाद, इसलिए 4s1 3d5। और अपवाद के कारण तो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे कापर का 4s2 होना चाहिए, लेकिन अपवाद के कारण 4s1 होता है, 3d10 होता है, तो अपवाद के कारण क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर 2 पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। 26 में तो चला गया 24, 24 में 4 आपका, ऐसे याद रखना। KNO4 का ऑक्सीकरण संख्या बच्चों यहाँ पे +7 आएगा, निकाल कर देख लेना, +7 आना ही आना है। संक्रमण तत्वों के रंगीन होने के कारण क्या है बच्चों? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस कारण से है ना, क्या संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल किस नाम से जानते हैं? सिक्का धातु। F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। F ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ओके बाबू, चलो। निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण तत्व की धातु की प्रकृति कैसे होती है बच्चों? क्षारीय प्रकृति होती है, याद रखिएगा। Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। कई बार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है बच्चों? तो +3। जैसे जिंक का +2 सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है। आगे प्रश्न करते बच्चों, HgCl2 तथा Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? नेसेलर अभिकर्मक। ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता। जो बच्चों डी ब्लॉक में यदि इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं तो फिर परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाएगा। यदि डी ब्लॉक अयुग्मित है तो परिवर्तित संयोजकता दर्शाएगा ही दर्शाएगा, डेफिनेट ही दर्शाएगा। ठीक है। बाकी जो बच्चे नोट्स नहीं लिए तो एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। इसके लिए हम मात्र अभी स्पेशल ऑफर के साथ 100 रुपये में नोट्स दे रहे हैं। ऑल चैप्टर प्रैक्टिस सेट बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ यहाँ पे जितना मटेरियल है मात्र 100 रुपये में। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लें क्योंकि समय कम है, फिर बाद में आप लोग पछताओगे, है ना। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? AgNO3। कॉपर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +2। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ त्रिसंयोजी धनान्यों का आकार में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है बच्चों, घट जाता है। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक किस रूप से प्रयोग किए जाते हैं? उत्प्रेरक के रूप में। अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? अंतः संक्रमण तत्व देखो बच्चों, इसका मैं बता देता हूँ। N-2 F से 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, N-1 D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और NS में 2 इलेक्ट्रॉन, इतना याद रखना आप लोग। ठीक। F ब्लॉक के तत्व में कितने श्रेणी होते हैं बच्चों? F ब्लॉक में 2 श्रेणी, एक लेंथेनाइड और एक टिनाइड। D ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो 4 श्रेणी बच्चों, 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी। पहुंच चुके हम चैप्टर नंबर 5 में। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों। सेलेक्टेड क्वेश्चन मतलब बल्ले बल्ले कर रहे आप लोग, है ना। बल्ले बल्ले कर देना यार बबुआ, छोड़ के नहीं आना। जैसे लबड़ का सूत्र याद रखना आप लोग, है ना। इसका ऑक्सीकरण देखो भाई, मैं यहाँ पे बच्चों सही नाम, IUPAC नाम बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। आयरन 3rd हेक्साफेरोसनेट 2nd, इसका मैं एक बढ़िया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। बढ़िया से लेक्चर आएगा, चौचक आएगा। IUPAC नाम का ऐसा लेक्चर आएगा ससुरा कि जीवन में आप लोग भूलेंगे नहीं। कम से कम 20-25 IUPAC नाम कराएंगे, आप लोग रट लेना। क्वेश्चन फिक्स है वहाँ से 2-3 नंबर। ठीक है। यहाँ पर बच्चों ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगा। देखो कार्बोनिल जो है वो उदासीन है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ ही नहीं है, इसलिए 0 होगा। संकुल लवड़ों का प्रतिपादन किसने किया? संरचना का, तो बर्नर ने प्रतिपादन किया था। IUPAC नाम 4 है बच्चों, त्रिट्रा। चलो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हेक्सा है, हेक्सा साइनोफिरेट। आयरन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, पहले आयरन लिख दिए। ये पॉजिटिव धनात्मक पहले लिखा जाता है, फिर ऋणात्मक। तो यहाँ पर हेक्साफेरोसनेट 3rd। अब ऑक्सीकरण संख्या मैं निकालना डिटेल में बताऊंगा, बता रही है भैया। आप लोग बस प्यार सपोर्ट बनाए, वीडियो को शेयर कर दें। जितने लोगों तक शेयर करोगे, जितने बच्चे अच्छे जुड़ेंगे, जितने बच्चों का रिस्पॉन्स रहेगा कि सर IUPAC नाम छपवा दो, चलो कमेंट करके बताना छपवाना है कि नहीं, IUPAC नाम छपवाना है कि नहीं बाबू, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना रे बाबू, IUPAC नाम पढ़ाना है कि नहीं।
ठीक है, मजा आ जाएगा बाबू, समझ लो। चलो, संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किसने किया? बर्नर ने किया बच्चों। आईयूपीएसी नाम 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल है बच्चों, निकिल, ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगा। यहां पर बच्चों फिर से आयरन हो गया, है ना। चलो, इसमें 6 में 4 घटा दो, 2 ऑक्सीकरण संख्या। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र ये है बच्चों, याद रखना, जायसी लवण और जिगलर नाटा, इसका सूत्र याद रखिएगा आप लोग बच्चों। PH3 B होल थ्राइस RCl HCl। ग्रेनाड अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिक है? कार्बधात्विक यौगिक। हालांकि सिलेबस में कार्बधात्विक यौगिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। EDTA किस प्रकार का लिगेंड? सटदंतुर। ETA एथिलीन डाइमीथाइल टेट्राएस्टेट। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। IUPAC नाम बताओ तो पोटेशियम हो जाएगा, हेक्साफेरुसाइनेट, है ना। चलो, उस कार्बधात्विक यौगिक का नाम बताओ जिनका उपयोग पेट्रोल में अप्रस्फुरण रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है? टेट्राल एथिल लेड। MP बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन, टेट्रा एथिल लेड, 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 ठीक है बच्चों। चलिए, संकुल का उपयोग, इस संकुल का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों? इस संकुल का उपयोग एंटी कैंसर के रूप में। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता नहीं करना। हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकर यौगिक होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन आयरन का एक संकर यौगिक होता है। डाई एथिल जिंक एक कार्बधात्विक यौगिक है, डाई एथिल जिंक एक कार्बधात्विक यौगिक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है इसमें, एथिलीन डाइमीथाइल टेट्राएस्टर +3, ठीक है। डाई बेंजीन क्रोमियम की संरचना सैंडविच होती है बच्चों, सैंडविच होती है, ठीक है। इसमें बच्चों निकिल को यहाँ पे आपका 4 है बच्चों, तो sp3 संकरण होगा। संकरण पूछा है ना, 4 है तो एक s में p में 3 तो 4 sp3 संकरण। कैल्शियम के EDTA के साथ बने संकुलों का उपयोग किस धातु के विषैलेपन के दूर करने के लिए किया जाता है बच्चों? तो वहाँ पे लेड हो जाएगा। द्विदंतु लिगेंड के 2 उदाहरण, ऑक्सलेट और एथिलीन डायमीन, ये द्विदंतु लिगेंड है। उदासीन लिगेंड के नाम उदाहरण बताना बच्चों, जैसे आपका ये देख लो, नाइट्रिक ऑक्साइड है, थायोकार्बोनिल है, अमोनिया है, पानी है, ये सब उदासीन है, इसमें किसी प्रकार से कोई आयन नहीं होते। अब जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत किसने दिया? पॉलिंग ने दिया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? पेथे एवं बान ब्लेक ने दिया। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कार्नेलाइट का सूत्र आप लोग याद रखना बच्चों, कार्नेलाइट का, फिटकिरी का K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस × 24H2, कार्नेलाइट का KCl MgCl 26H2, ठीक है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर ही लेना है। साथ साथ यहाँ पर बच्चों हम जैवाणु के क्वेश्चन भी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का अभिगमन करता है बच्चों? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है मदद करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचय कहाँ होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हीमोग्लोबिन में कितनी उपसंयोजी इकाइयाँ होती है? 4 होती है। मानव रक्त में कौन सा शर्करा होता है? डी ग्लूकोज होता है। रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किसने किया? बेनेडिक्ट विलियम्स से निर्धारण करते हैं बच्चों। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज में ऑक्सीकरण में ATP से कितने अणु निकलते हैं ऊर्जा बच्चों? 38 ATP ऊर्जा निकलती है। जीवों में जटिल अणुओं को टूटना क्या कहलाता है? केटाबोलिज्म, है ना। प्रोटीन किसका बहुलक है बच्चों? एमिनो अम्ल का प्रोटीन बहुलक होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से, अच्छा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। प्रोटीन का मौलिक इकाई बच्चों एमिनो अम्ल। प्रोटीन का मौलिक इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन के विकृतीकरण से कौन सा संरचना नष्ट नहीं होता है? तो प्राथमिक संरचना नष्ट नहीं होता। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है बच्चों? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। जंतु एवं पौधों में पाया तेल व वसा कहलाता है, लिपिड कहलाता है। अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है बच्चों? पेप्टाइड बंध जोड़ता है। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? कैरोटीन प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। कौन सा बच्चों? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा, है ना, पिरामिडीन होता है बच्चों? यूरिसिल होता है। ग्लूकोज में कौन सा वलय होता है? तो पायरेनोज वलय पाया जाता है। ग्लूकोज में पायरेनोज वलय पाया जाता है। फ्रक्टोज में कौन सा वलय? तो फ्यूरेनोज। फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज और बच्चों ग्लूकोज में पायरेनोज, ठीक है। चलिए, मनुष्य के शरीर में के द्वारा कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं बच्चों? 10। मनुष्य के शरीर के द्वारा 10 अमीनो अम्ल बनते हैं। स्टार्च के जलावघटन से ग्लूकोज बनता है। जल में मिले विटामिन C तथा विटामिन B होता है जो जल में मिल जाता है। और वसा में ADE के क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों। जल में मिले विटामिन का नाम, वसा में मिले विटामिन का नाम, तो आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न बच्चों, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। बायोटीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन H का बच्चों। DNA में क्षार जोड़ा कौन सा होता है? एडेनिन और थायमिन, ठीक है, एडेनिन थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। RNA कितने प्रकार का होता है बच्चों? mRNA, rRNA और tRNA।
डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक चार्ट को आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करो कि रेटिनल विटामिन ए का नाम है, रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी थायमीन नाम है। सी स्कर्विक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी टोकोफेरॉल प्रजनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन की कमी से बच्चों रक्तस्राव में परिवर्तन होता है। फाइलोक्विनोन इसका नाम है। विटामिन एच बायोटीन है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आज का बच्चों यहीं पे क्लास समाप्त होता हुआ। लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने? अरे सर लगभग 150-200 ऑब्जेक्टिव कर लिए अपन ने, है ना। हर चैप्टर से 20-25 क्वेश्चन करा आपने, 6 चैप्टर करा भाई। 6 चैप्टर में कम से कम 150 ऑब्जेक्टिव तो कर लिया ना। केवल सेलेक्टेड जो फैक्ट वाले क्वेश्चन कर लिया। चलिए, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आप लोगों से ऐसे रूबरू होते रहेंगे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।